हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया था, विच वाज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर का हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर लिया है। तो चलिए, आज का लेक्चर सेकंड शुरू करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर हम लोगों ने क्या सीखा था। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं लेक्चर 1 में, सबसे पहले हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ करती है। इसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरफेस, हमें बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कोरिलेट करती है किसको, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री को, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री आपस में रिलेटेड हुआ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोगों के डेली लाइफ में कौन कौन से एप्लीकेशंस हुआ करते हैं। हमने आपको बताया भी था, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे बेसिक यूज़ तो हमने बताया था कि आपको जितने भी आपके सेल्स होती हैं या फिर जितनी बैटरीज हुआ करती हैं, चाहे वो फ़ोन की हो चाहे वो व्हीकल्स की हो, ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व हुआ करते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को विड्रॉ कर पाते हैं, है ना। ऐसे और भी काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस हुआ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, है ना, और सिंथेसिस वगैरह में भी। फिर और लास्ट में हम लोगों ने जाना था एक सेल के बारे में। तो हमने उससे पहले आपको बताया भी शायद था इसके बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग मेजरली दो टाइप ऑफ सेल्स के, या फिर आप बोल सकते हो दो टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिनमें से पहला हुआ करता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हुआ करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टूडेंट्स क्या हुआ करता था कि आपकी केमिकल एनर्जी या फिर हम लोग केमिकल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया करते थे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ करता था, क्योंकि हमने बताया भी था आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस से बना है। मतलब कभी कभार क्या हुआ करता है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हमारे नॉर्मल कंडीशन के अंदर पॉसिबल नहीं होती हैं, जैसे ना वो हीट से हो पाती हैं, ना वो लाइट से हो पाती हैं, ना वो किसी कैटलिस्ट से हो पाती हैं। तो उनके हम लोग क्या कर सकते हैं, उन रिएक्शंस के हम लोग लाइट का यूज़ कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके कोई केमिकल रिएक्शन कंडक्ट करते हैं, तो वो कैसे सेल में हुआ करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। समझ आ गई बात है। फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, और उसमें हम लोग के पास सबसे बेसिक सेल जो थी वो क्या थी, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, है ना। हम लोगों ने सीखा था उसकी एनाटॉमी के बारे में, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ करता है और उस डेनियल सेल की वर्किंग क्या हुआ करती है। समझ आ रही बात है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग का आज का लेक्चर सेकंड शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमने जो आपको गैल्वेनिक सेल जो थी उसकी जो वर्किंग हमने आपको सिखाई थी ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तभी हम लोगों को जो आगे के आज के टॉपिक्स होने वाले हैं वो आपको थोड़े से ईजियर लगेंगे। समझ आ रही बात है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो हम लोग की गैल्वेनिक सेल थी उसकी वर्किंग किस प्रकार से हुआ करती है। समझ आ रही बात है। तो देखिए, हमने आपको उस दिन भी ये चीज़ के बारे में बताया था कि जैसे आप लोगों को क्या करना है, हमेशा शुरुआत जो है वो लेफ्ट से करनी है। जैसे अगर मान लीजिए अपने आप नोटबुक में लिखते भी हैं तो कहाँ से लिखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपको लेफ्ट से शुरुआत करनी होगी। समझ आ रही बात है। और यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट में क्या दिख रहा है, जिंक का पार्ट दिख रहा है। तो हम आपको क्या याद रखना है कि हम लोगों का दो चीज़ें, पहली बात तो क्या, आपको लेफ्ट से शुरुआत करनी है, जिंक की जो रॉड है वहां से शुरुआत करनी है। सेकेंडली आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, विच इज वॉट, लोन। अब लोन क्या चीज़ है, लोन में एलओ का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो एन लिखा हुआ है इसका मतलब है एनोड। मतलब जो मेरा एनोड वाला पार्ट हुआ करेगा, नहीं जो बेसिकली लेफ्ट साइड में जो पार्ट है, वहां पर क्या हुआ करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोला करेंगे। यानी जो मेरे पास आपको ये जिंक वाला यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या काम करेगा, एनोड का काम किया करेगा, और इस पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। बस अगर आप लोगों ने इतनी चीज भी आप पर नोटिस कर ली है तो आगे का काम आपको काफी आसान लगेगा। क्यों, अगर मान लिया हम बात करते हैं एनोड पे हैं, तो हमने क्या पता है आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जिंक के इलेक्ट्रोड यानी जिंक के मेटल से। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा इनटू व्हाट, Zn2+। समझ आ गई बात सभी को, नहीं आ गई। तो अगर आप पे देखिए हमने क्या किया, ये मेरे पास जिंक की रॉड यहाँ पर थी, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मतलब पहला पार्ट क्या है, Zn2+, और दूसरा पार्ट क्या स्टूडेंट्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है बात। अब क्या होना है, देखिए ये जो Zn2+ आयन आप लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या होंगे, ये रॉड से छूट करके कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ZnSO4 है। तो ZnSO4 का मतलब इसमें ऑलरेडी Zn2+ प्रेजेंट होंगे। और क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड से Zn2+ आयंस होंगे, वो भी इलेक्ट्रोलाइट में आना शुरू हो जाएंगे।
समझ आ गई बात है। वहीं जो मेरे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सर्किट के थ्रू आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास दो सर्किट थे, मैं पहले बताया था आपको इसके बारे में, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट क्या है, जो हम लोग का बाहर बाहर जा रहा है, सोल्यूशन में जो नहीं है। तो वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ये जो मेरे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। कहाँ के लिए? टुवर्ड्स द कैथोड। समझ आ गई बात है। तो मेरा एनोड का काम यहाँ पे खत्म होता है। अब चलिए क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आगे आएंगे और अब ये कहाँ पर पहुंच चुके हैं, कैथोड पे पहुंच चुके हैं। समझ आ रही बात है। अभी कुछ नहीं करना है आप लोग को, जो अभी हम लोगों ने एनोड वाले पार्ट में काउंट किया था ना, उसका जस्ट रिवर्स करना है। आप ये मान के चलिए, यहाँ पे हमारे पास दो हाफ थे, एनोड हाफ और कैथोड हाफ। तो हमने एनोड हाफ का काम तो कर दिया, मतलब मेटल के आयंस मेरे टूटे वो सोल्यूशन में चले गए और इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सर्किट में चले गए, एक्सटर्नल सर्किट में चले गए। कैथोड में इसका जस्ट रिवर्स करना है, मतलब ये जो कॉपर होगा इस पे, अब जैसे एनोड पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास आयंस सॉल्यूशन में आ रहे थे। कैथोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास आयंस होंगे वो सॉल्यूशन से जाएंगे। समझ आ गई बात है। अब देखिए अगर बात करते हैं मेरे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो वो होगी एट कैथोड। तो देखिए नीचे से क्या आएंगे, Cu2 प्लस आयंस आ जाएंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो कंबाइंड करके क्या बना जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा। समझ आ गई बात सभी को, नहीं आ गई है? और हमने बताया भी था सॉल्ट ब्रिज पे क्या करता है, वो सर्किट को इंटरनली जोड़ता है। क्यों, कैसे जोड़ेगा, देखिए हमने क्या बताया आपको, Zn2 प्लस आयंस जो है वो कंटिन्यूसली सॉल्यूशंस में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे पास ये एनोड वाला पार्ट होगा इसमें Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सोल्यूशन मेरा धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, जैसे मेरे पास सॉल्ट ब्रिज होगा, इसको लगेगा कि अच्छा यहाँ पर Zn2 प्लस आयंस एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो क्या करेगा, वो तुरंत ही Cl नेगेटिव आयंस को रिलीज कर देगा यहाँ से। समझ आ रही बात है। आप इस मैकेनिज्म को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा छोटे क्लास के साइंस में, हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या हुआ करते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स हुआ करते हैं ना। वो क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया कोई और चीज पहुंचती है, तो WBC क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग के लिए बॉडी गार्ड का काम करते हैं। सिमिलरली क्या होगा, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज को लगेगा कि अच्छा इस वाले सोल्यूशन में कैटायन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, वो अपने आप एनआयन भेजना शुरू कर देगा। समझ आ गई बात सभी को। इन सिमिलर वे अगर यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 प्लस सोल्यूशन से जा रहे हैं, तो Cu2 प्लस की कंसेंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली सल्फेट यानी SO4 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसे भी हमारा सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट करेगा। कैसे, अब ये करेगा, ये यहाँ से K+N रिलीज करना शुरू कर देगा। सभी को बात समझ आ गई। तो सॉल्ट ब्रिज हमने लास्ट क्लास में बताया था दो काम करता है। सबसे पहली बात क्या करेगा, वो हमारे सॉल्यूशन को इंटरनली या हमारे सेल को इंटरनली कनेक्ट करता है। और दूसरी चीज, सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है उसे मेंटेन करेगा। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई है। तो हमने ये रिवीजन इसलिए कराया है ताकि आपको आगे की चीजें थोड़ी सी आसान लगे। समझ आ रही बात है। तो चलिए इन लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का लेक्चर बेसिकली ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक बेसिक से टर्म्स हुआ करते हैं, बस वो सीखेंगे और आज का लेक्चर वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों का अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अब हम लोग डेफिनेशंस को मेनली कवर करेंगे। जो पहली डेफिनेशन क्या आपको दिख रही है यहाँ पर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ करता है, डेफिनेशन लिखिए यहाँ पर है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। काफी सिंपल सी डेफिनेशन है, कैसे आप समझने की कोशिश कीजिए। लेट से अगर मान लिया आप कोई भी सिस्टम आप एग्जामिन कर लो, ये एनोड ले लो या कैथोड ले लो, कुछ भी देख लो। लेट से मैं यहाँ पे एनोड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए होता है यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स है, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, देखिए समझिए यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं। आपने एब्जॉर्ब वर्ड सुना होगा, पर क्या आपने कभी एब्जॉर्ब वर्ड सुना है? एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सोख लेना, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्ब वर्ड जो हुआ करता है ये हमेशा रिलेट करता है किसको, बल्क को। बल्क का मतलब कंप्लीट एंटायर चीज को। आप ऐसे इमेजिन करो, लेट से मेरे पास एक चौक का पीस है, जो व्हाइट बोर्ड वाले ग्रीन बोर्ड वाली चौक हुआ करती है व्हाइट कलर की है, मेरे पास वो चौक है। हमने क्या किया, उसको पानी में डिप किया। वो पानी कैसा है, कलर्ड वाटर है, मतलब हमने थोड़ा सा ग्लास में पानी लिया, उसमें थोड़ी सी इंक डिजोल्व कर दी, लेट से ब्लू कलर की हमने उसमें इंक डिजोल्व कर दी। अब आप उस चौक को उसमें डिप करो और बाहर निकालो, और उस चौक को बीच में से ब्रेक कर दो। तो आप क्या देखो, अगर आप उसको इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि उस चौक की बाहर जो भी बाउंड्री जो होगी उस पे ब्लू कलर आ चुका होगा, लेकिन अंदर से वो चौक व्हाइट होगी।
लेकिन जो पानी होगा ना वो चौक के अंदर तक पहुंच चुका होगा। आपको यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है कि वाटर जो वो स्टूडेंट्स है ना वो एब्जॉर्ब हुआ है, क्योंकि वो कंप्लीट चौक में फैल गया, कंप्लीट बल्क में चला गया। समझ आ रही बात है। लेकिन कलर जो हुआ है स्टूडेंट्स वो एड्सॉर्ब हुआ है। एड्सॉर्ब का मतलब होता है कोई चीज़ अगर सरफेस सरफेस पे रह जाए, ऊपर ऊपर रह जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ एड्सॉर्ब हुई है। अगर मान लो आप कोई भी रूम देख लो, अगर आप वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है, तो क्या होगा, उसकी जितनी भी वहाँ पे चीजें हो, जितना फर्नीचर होगा, उसके ऊपर धूल इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है। पर आप बताइए क्या वो धूल उस सब्सटेंस के या उस टेबल के अंदर पहुंचती है? नहीं, वो उसके सरफेस पे ही रहती है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, धूल बेसिकली क्या हो रही है, उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है। यहाँ तक बात सभी को समझ आ गई नहीं आ गई है? अब जैसे हम लोगों के आप समझ सकते हो, जैसे अगर मान लिया आप लोग क्लास में कहीं पढ़ रहे हो या फिर आप मान लो लेक्चर देख रहे हो। अब अगर आपने मान ली चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, जो आपको सिखा रहे हो आपने एब्जॉर्ब किया, मतलब आपने उसको ढंग से सोख लिया अपने अंदर, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप में हम लोग आपको सीखे चीजें सिखा रहे हैं, वो अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से सीख रहे हो, तो क्या होगा, वो आगे जाकर क्या पे काम ही नहीं आने वाले, एग्जाम में हेल्प ही नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब में क्या अंतर हुआ करता है। तो एड्सॉर्ब बेसिकली है इट इज ऑन सरफेस ओनली। समझ आ रही बात है? तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि हमारा जिंक क्या था, वो टूट रहा था Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म कर रहा था। ये स्टूडेंट्स जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड के सरफेस पे एड्सॉर्ब होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। समझ आ रही बात है? क्या हमने बताया, जिंक की रॉड थी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकले और ढेर से इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो गए। समझ आ रही बात सभी को है? पर इससे होगा क्या, क्योंकि अगर मान लिए इस रॉड पे ढेर से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, मतलब ये पूरी रॉड बेसिकली कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इससे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अगर मान ली ई रॉड में नेगेटिवली चार्ज हो गई है, पर मेरा सॉल्यूशन तो वैसा का वैसा ही रहना। अब देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मान ली मेरे पास ये एक पाइप जैसा आप एज्यूम कर सकते हैं, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है। अगर हमने इसको ऐसे रखा, लेवल पे रखा, तो पानी कहीं मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। लेकिन अगर हमने इसका एक एंड ऊपर कर दिया, अब क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देगा। यही हुआ करता है फिजिक्स में, चार्जेस के साथ में भी है। अगर मान लीजिए कहीं पर चार्ज ज़्यादा है, कहीं पर चार्ज कम है, तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और हमें करंट मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही ना, मतलब बेसिकली क्या, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है कहीं पे चार्ज कम है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बेसिक टर्म्स में समझ सकते हैं इस चीज़ को है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, देखिए कहीं पर हमने क्या बताया, आपके पास रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे हैं, नेगेटिव चार्ज बहुत ढेर सारा है, पर हमारे पास सॉल्यूशन तो नॉर्मल या न्यूट्रल है ना अभी। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। किसके इसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला करते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ गई सभी को है? मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जनरेट होता है, उसे क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ आ गई बात है? सिमिलरली आप चाहे तो कॉपर वाले के साथ में जिम कर सकते हैं। कॉपर पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे बेसिकली, तो उसमें क्या हो रहा था, अब जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम फिर से कोई इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। समझ आ गई बात सभी को है? वहीं अब अगर आप ध्यान देखिए, यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जहाँ पर वर्ड स्टैंडर्ड आ जाता है ना, वहां पर कुछ खास चेंज नहीं होता है, मतलब हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल व्हेन ऑल कंसेंट्रेशन आर टेकन टू बी यूनिटी। मतलब अगर आप नॉर्मल सेल पोटेंशियल नापो, नॉर्मल आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापते रहो किसी भी कंसेंट्रेशन पे, मतलब मान लो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इसी कंसेंट्रेशन 2 है, 3 मोलर है, 4 मोलर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन वहीं अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन 1 मोल कर दी, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आ गई बात सभी को? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू डाल दी हमने, वो यहाँ पर क्या है, 1। मतलब अगर आप किसी भी हाफ सेल में इन्वॉल्व होने वाले सारी कंसेंट्रेशंस को 1 कर दो, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड मतलब अगर 1 के अलावा आपने कुछ और ले लिया, तो वो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, स्टैंडर्ड उसके आगे नहीं लिखेंगे। बात समझ आ गई है? तो आई थिंक आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर होंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म देखने वाले हैं, वो है सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल कोई खास डिफरेंस मुश्किल वाली बात नहीं। अब देखिए, अगर मान लिए लेट से हम इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं, लेट से ये मेरा एनोड वाला पार्ट था और ये मेरा कैथोड वाला पार्ट है, लेट से, ठीक है। हम बहुत बेसिक से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये इसका इलेक्ट्रोड है लेट से, और ये इसका इलेक्ट्रोड है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी देख लिया, मतलब
कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोइलेक्ट्रोलाइट में जनरेट होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी जनरेट होगा। लेकिन हमें पता है हमारी सेल जो है वो दोनों हाफ का कॉम्बिनेशन हुआ करती है। अब अगर मान लीजिए लेट से इस वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, ये लेट से आया x वोल्ट और ये आया लेट से हमारा कितना y वोल्ट। तो आप बताइए इन दोनों के बीच में तो कोई डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा, यानी जो मेरे पास x और y के बीच का डिफरेंस जो है इसे हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। मतलब पूरे ओवरऑल मेरे पास जो सेल है उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, सेल पोटेंशियल। मतलब बेसिकली जो मेरे पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बन रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, दो हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल कहलाएगा। अगेन फिर से वही चीज आ जाती है। अब अगर मान लिया आपने कंसेंट्रेशन 1 ले ली तो मेरा क्या कहलाएगा, वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाएगा। समझ आ रही बात है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या वो आपको ध्यान रखनी है। देखिए जो सेल पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स उसको दिखाया जाता है ई सेल से, ऐसे लिखते हैं उसको ई सेल। समझ आ रही बात। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हुआ करती है ई ऑफ कैथोड मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल लिखना है तो वो क्या होगा, आप कुछ नहीं, आप कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ आ गई बात सभी को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो है सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएमएफ भी बोला करते हैं। इसको समझना भी बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो सो रहा है तो क्या उसके अंदर कोई भी एनर्जी काम नहीं कर रही है या उसके अंदर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, कर रहा होता है ना। मतलब अगर मान ली भाई कोई इंसान सो रहा है इसका मतलब क्या है, वो बेसिकली उसका एनर्जी वो खुद से यूज नहीं कर रहा है, वो विलिंगली कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन काफी सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हुआ करते हैं, जैसे उसके अंदर सांस चल रहा है, फिर काफी सारे अंदर जो काम होता है डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये तो होते रहते हैं ना। इसी प्रकार से हमारे पास जो सेल हुआ करती है, अगर मान ली मेरे पास कोई बैटरी है, कोई सेल है, अगर आप उससे करंट नहीं भी ले रहे होते हैं ना तब भी उसके अंदर एक फोर्स काम कर रहा होता है जो उसे जगा के रखता है, उस सेल को हमेशा एक्टिव रखता है कि हाँ जैसे ही आप टर्मिनल कनेक्ट करो तुरंत करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। जैसे हमने कोई एग्जांपल दिया, कोई इंसान अगर मान लीजिए सो रहा है, स्टिल उसके अंदर इतनी चीजें हैं, इतने अंदर उसको इतना कॉन्शियसनेस हुआ करता है कि जैसे ही कोई इंसान मुझे उठाएगा काम करना है तो बाकी अब उठ के बैठ जाओ वो काम कर दूं। समझ आ रही बात है। इसी प्रकार से हमने क्या लिखवाया कि अगर मान लीजिए कोई मेरे पास सेल है उसमें से आप करंट नहीं भी निकाल रहे हो तब भी उसके अंदर एक फोर्स काम करता रहता है। देखिए आप इस वर्ड को तोड़ के देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव मतलब मोटिवेट करना और फोर्स आपको पता ही है, मतलब हर सेल के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो उसके अंदर चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करके रखता है कि नहीं एक्टिव रहो, जैसे ही करंट की जरूरत पड़ेगी तो फ्लो करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ आ गई बात है। तुमने क्या बताया, ऐसा फोर्स उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैसे, द सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, मतलब है ये सेल पोटेंशियली, मतलब ये बेसिकली हम लोग बात ई सेल की ही कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब आप उससे करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। समझ आ रही बात है। आपके पास सिंपल सेल रखी हुई है, उस टाइम पे उसका सेल पोटेंशियल होगा, उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल ईएमएफ। समझ आ रही बात सभी को है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग के आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर हम लोग बेसिकली हम लोग ने आपको बताया भी था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं सेल टर्मिनोलॉजी के बारे में, कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हुआ करते हैं। और लेकिन स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम लोग सीखेंगे एसएचई यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और नास्टिक क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग वो लेक्चर जरूर से आप लोग पढ़ अटेंड करेंगे, उससे पहले आपके बारे जहन में ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो ढंग से बैठ जाने चाहिए। समझ आ रही बात सभी को है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। अब देखिए हमने आपको डेनियल सेल के बारे में बताया। अच्छा अगर मान लिया हमने बोला जाए, अगर मान लिया कहीं पे क्वेश्चन आ गया, कहीं पे आपको ड्रॉ करने को बोला गया, तो क्या बार बार वही ड्रॉ करोगे, बीकर बनाया फिर इलेक्ट्रोड ड्रॉ किए, बाहर से कनेक्ट किया, सॉल्ट ब्रिज बनाया, काफी हेक्टिक नहीं हो जाएगा वो। इस वजह से क्या होता है, हम लोग रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, उन्हें शॉर्ट करते हैं। किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से आपको बहुत जल्दी से एक बना के दिखाते हैं। दोबारा से हमारे पास जो डेनियल सेल थी उसे हम बहुत रफ एंड में ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये था अंतर से क्या होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज हुआ करता था इस प्रकार से, और मेरे पास यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। समझ आ रही बात सभी को है। ये रॉड कौन सी थी, जिंक, ये कौन सा था, कॉपर, यहाँ क्या था जिंक सल्फेट और यहाँ क्या था, कॉपर सल्फेट।
अभी क्या करना है आप लोग को, हमने पहले ही बताया था हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट में कहाँ से, जिंक से शुरुआत करेंगे। तो कुछ नहीं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम लिखेंगे जिंक। अच्छा मेटल है, इलेक्ट्रोड है, तो कौन से फेस में है, कौन से स्टेट में प्रेजेंट होगा, सॉलिड स्टेट में। तो ब्रैकेट में लिखेंगे जिंक इन सॉलिड स्टेट। समझ आ रही बात है। अब क्या करना है आपको, चलना शुरू करना है, मतलब फ्लो करना शुरू करना है। देखिए कैसे, अगर मान लिया जिंक मेरे पास था, उसके बाद वो कहाँ पर आ गया, सोल्यूशन था टूट करके Zn2+ में, इलेक्ट्रोलाइट में। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रोड सॉलिड था, इलेक्ट्रोलाइट कैसा था, लिक्विड था। तो फेस चेंज हो रहा है, तो फेस चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन। अच्छा अब सॉल्यूशन में मुझे कौन मिलेगा, Zn2+ मिलेगा, Zn2+ मिलेगा। ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम इसकी कंसेंट्रेशन लिखेंगे, मतलब इस वाले सेल में जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, इसकी कंसेंट्रेशन क्या, लेट से हमने उसे क्या बोल दिया, C1 बोल दिया, इसे हम लोग इस कलर से लिख देते हैं। क्या था ये, जिंक सॉलिड, ठीक है। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ जाएंगे हम, सॉल्ट ब्रिज में। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, एक पाइप जैसा होता है ना, पाइप जैसा। तो इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, डबल लाइन से दिखाएंगे, डबल वर्टिकल लाइन से। मतलब ये मेरे पास दो पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। समझ आ गई बात सभी को है। अच्छा हम लोगों ने क्या किया, सॉल्ट प्रेस चलते चलते हम लोग यहाँ पहुंच गए। अच्छा इस वाले सॉल्यूशन में मुझे क्या मिलेगा, Copper 2+ आयन। तो यहाँ पर लिख दिया हमने Cu2+ आयन। इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, लेट से C2 होगी। फिर अब क्या होगा, Cu2+ से क्या हो रहे थे ये लोग, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे थे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं। फिर से एक सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी, और कॉपर कैसे स्टेट में प्रेजेंट होगा, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो ये हमने क्या किया, ये हम लोगों ने एक डेनियल सेल को इतने शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब अगर आपने, आपके सामने इतनी चीज भी लिखी हुई होगी, तो आप लोग आराम से उसे इंटरप्रेट कर लेंगे कि अच्छा ये एनोड है, ये कैथोड है, इसमें ये रिएक्शन हो रही होगी। समझ आ रही बात। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख भी पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये मेरा एनोड पार्ट हो गया, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। और ये कौन सा पार्ट हो गया, कैथोड पार्ट हो गया। सभी को बात समझ आ रही नहीं आ रही है, आप लोग देख भी पा रहे हैं। देखिए Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu2 से Cu रिडक्शन हो रहा है। समझ आ गई बात है। तो अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, आपको एक सिंपल सी इक्वेशन लिख के दे देंगे एक सेल की। हम लोग उसको सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर लेक्चर ओवर कर देंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बेसिक सी इक्वेशन लिखी है, जो एक किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिख करके दिखाइए। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान के रखना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को जब भी आप चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर रहे हैं, आपको हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही कंसिडर करना है। समझ आ रही बात है। और बैलेंसिंग तो आप लोगों ने छोटी क्लास से सीख रखी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, बैलेंस्ड है। यहाँ पर एक Ag है, यहाँ पर भी एक Ag है, बैलेंस्ड है। पर ध्यान रखेंगे यहाँ पे चार्ज की बात आ रही है, या फिर आप चाहें तो क्या करो, दोनों चीजों को आप अलग अलग लिख लो एक बार के लिए। कैसे, अगर हम लेट से बात करते हैं, आप बताएंगे एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देख के बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। तो देखिए यहाँ पर Mg से Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए आप हम लोग लिख देंगे कि Mg से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Mg2+ में। तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं एक बार जरा कैथोड की है। कैथोड में बेटा क्या हो रहा है, हमारे पास Ag+ है, जो कैसे कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, Ag बना देगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमने बैलेंसिंग जो 11th में भी सीख रहे थे, उसमें क्या हुआ करता है स्टूडेंट से, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें एक इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे बराबर करेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी फॉर अ कैथोड। समझ आ रही बात नहीं आ रही, कहने का मतलब क्या है, हमें इस वाले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करने का, किसके आगे, Ag के आगे। समझ आ गई बात है। बस बाकी चीजें हम लोग के लिए आसान हुआ करती हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या आता है, एनोड। एनोड में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे Mg सॉलिड, एक सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी, Mg2+ और ब्रैकेट में कंसेंट्रेशन क्या लिखी है, C1, कुछ भी हो सकती है। फिर हमें पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग कैथोड लिखेंगे, तो बीच में क्या है करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे, डबल वर्टिकल लाइन से दिखा देंगे।
वहीं अब यहाँ पर देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, ए जी प्लस का, पर यहाँ पे देखिए टू इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टू ए जी प्लस, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कंसेंट्रेशन सी क्या यहाँ पर है, C1, सॉरी आई थिंक Mg2 प्लस, हाँ इसकी कंसेंट्रेशन C2 है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या आएगा, सिंगल वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Ag आ जाएगा। समझ आ गई बात सभी को। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। सभी को समझ आ गई, बात नहीं आ गई तो स्टूडेंट्स आप लोग ये सब चीज़ रिवाइज करके आएंगे। और पर्टिकुलरली आपका ये जो हमने पार्ट बताया है कि एनोड पता करना, कैथोड पता करना, या उसको रिप्रेजेंट करना, ये आप जितना बेटर तरीके से सीख लेंगे, आपको अगला हम लोग का थर्ड लेक्चर होने वाला है उतना आसान लगेगा। समझ आ गई बात यहाँ तक सभी को है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।